Today we will discuss a textual question of metal and non-metal lesson. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है उस मेटल का नाम हमें बताना है। ठीक है, तो उस मेटल का नाम क्या है बच्चों? मरकरी। उस मेटल का नाम है मरकरी। तो मरकरी को आपने देखा होगा थर्मोमीटर में। ठीक है, तो जैसे ही हम जैसे टेम्परेचर नोट करते हैं तो वहां पर जो मरकरी है, थर्मोमीटर में जो मरकरी है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड है, जो मरकरी लिक्विड फॉर्म में है वो फैल जाती है और उतनी ही रीडिंग यानी कि उतना ही टेम्परेचर वो हमें बताती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। मेटल का नाम बताना है बच्चों जो नाइफ से आसानी से कट जाती है। तो जो सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल हैं, मोर रिएक्टिव मेटल हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, और आसानी से ये कट भी जाती हैं, यानी कि सॉफ्ट मेटल हैं। ये क्या है बच्चों? सॉफ्ट मेटल। ठीक है, तो सोडियम और पोटाशियम इसका एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है? हीट की बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है कि जिसमें से हीट आसानी से पास हो जाए। ठीक है, जिसमें से हीट आसानी से पास हो सके तो वो बेस्ट कंडक्टर होती है। तो यहां पर जो सिल्वर है, और भी एग्जांपल है बच्चों, जैसे गोल्ड है, ठीक है, या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, तो ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, जिनमें से जो हीट है वो आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जिनमें से जो हीट है वो पास नहीं होती, जैसे मरकरी और लेड। मरकरी और लेड में से हीट एनर्जी पास नहीं होती, इसलिए बच्चों ये पुअर कंडक्टर हैं हीट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मलिएबल का मतलब क्या है कि जिसको हम क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, थिन शीट में अगर मेटल को कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मलिएबल है। ठीक है, उसको बीटन करके थिन शीट में कन्वर्ट करना, मेटल को बीटन करके थिन शीट में कन्वर्ट करना को क्या कहेंगे? मलिएबल कहेंगे। यानी कि जो वो मेटल है वो मेटल कैसी है? मलिएबल मेटल है। कैसी है? मलिएबल मेटल है, यानी कि उस मेटल को हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि ऐसी मेटल बच्चों जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम थिन वायर यानी कि पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी किसी भी मेटल में है तो वो उसकी डक्टिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या होगी? उसकी डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? कि जिसको मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 46। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को इमर्ज करके क्यों रखते हैं, डुबोकर क्यों रखते हैं? बच्चों आपको पता है जो सोडियम है वो मोर यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, ओपन रखेंगे, तो ये रिएक्ट करेगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। ठीक है, रिएक्ट करेगा और एक्सप्लोर करेगा। क्या करेगा? एक्सप्लोजन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? जिसमें से लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी वहां से रिलीज होगी। हीट एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि
हेल्थ के लिए जैसे एक एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर ऐसे हम रखेंगे, क्योंकि ये कैच फायर करता है, आग पकड़ लेता है। सोडियम मेटल है, वो क्या करता है बच्चों, वाटर से अगर रिएक्शन होगी या ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, मॉइस्चर से रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा, कैच फायर करेगा। क्या करेगा बच्चों, कैच फायर करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकलेगी, ठीक है, और जो कि हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसीलिए बच्चों सोडियम मेटल को हमेशा जो लैब में अगर रखते हैं तो उसको कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के संपर्क में ना आए, ना कि उनके साथ वो रिएक्ट करे, ठीक है बच्चों। तो यही मेन कारण था सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखने का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखिए आयरन की अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है, जैसे आयरन है, मैंने क्या बताया था बच्चों, जो आयरन है तो ये क्या करती है स्टीम के साथ, स्टीम का मतलब क्या है, एक ये क्या है बच्चों, वेपर फॉर्म है। स्टीम क्या है, वेपर फॉर्म है किसकी, वाटर की, ठीक है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो तब स्टीम बनती है, ठीक है। तो जब स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है, स्टीम भी क्या है, तो तब क्या होगा बच्चों, FeO बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, FeO बनेगा, और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये Fe सेकंड है, ठीक है, Fe सेकंड की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी, अगर बच्चों दोबारा से Fe थर्ड की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तो तब हमारे पास बनता है बच्चों Fe2O3। अब ये कैसे बनता है बच्चों, जो Fe3 है उसकी जो वैलेंसी होती है बच्चों, Fe थर्ड की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है 3, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बच्चों 2। तो जब ये आपस में कंपाउंड बनाएंगे बच्चों, वो क्या बनेगा हमारा Fe2O3 बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट बने हैं, एक बना है FeO और दूसरा बना है Fe2O3। अगर हम बच्चों इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो Fe2 ये है और एक 1Fe ये है, तो ये कितना आ गया बच्चों, Fe3 आ गया, और O ऑक्सीजन के यहां पर 3 है और ये है, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों 4। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्या बनेगा बच्चों, मैग्नेटिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी कि आयरन का यहां पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो प्रोसेस है बच्चों किसकी है, वो रस्ट की प्रोसेस है, जंग लगने की प्रोसेस है, ठीक है। तो अब वो क्या धीरे धीरे अगर वाटर के संपर्क में आएगा, जो लोहा है आयरन है, तो वो वहां क्या लगेगा बच्चों, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन, और यहां से जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही रिएक्शन कैल्शियम और पोटाशियम की है। देखो आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम तीनों क्या है, मेटल हैं। अगर मेटल बच्चों रिएक्ट करती हैं वाटर से, तो सबसे पहली बात क्या है, वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तीनों केस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अब कैल्शियम की देखो, अब कैल्शियम, और अगर हम वाटर के आयन बनाते हैं बच्चों, तो वाटर में जो OH नेगेटिव होता है, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बच्चों कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है और इसकी 1 है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोल्यूशन बनेगा, और साथ ही हाइड्रोजन गैस ये निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम की रिएक्शन होगी कोल्ड वाटर के साथ। मैंने क्या बताया था, जो सोडियम है और पोटाशियम है, ये रिएक्टिविटी, मैंने बच्चों एक वीडियो बनाई थी, व्हाट हैपन व्हेन मैटर रिएक्ट विद वाटर। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वहां से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो जो सोडियम है, पोटाशियम है, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और ये बच्चों कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेती हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेती हैं। उसके बाद आती है जैसे आयरन, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कैल्शियम, कैल्शियम सिंपल वाटर के साथ। तो मतलब कि ये वोलेंटली रिएक्शन होती है बच्चों, फास्ट रिएक्शन होती है विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विच कैच फायर, और यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ
फायर भी निकलती है बच्चों, हीट एनर्जी निकलती है। तो पोटाशियम की अगर हाइड्रो ये हमारे पास वाटर वाटर से अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बच्चों, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्लस क्या निकलेगी बच्चों, हीट, लॉट ऑफ हीट यहां से रिलीज होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों मेटल दिए हैं, देखो ए मेटल है, बी मेटल, सी मेटल और डी मेटल, 4 टाइप ऑफ मेटल है। अब सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन है, 4 ही सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो जब ए मेटल को आयरन सल्फेट में डाला तो यहां पर नो रिएक्शन लिखा है, ठीक है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, आगे फिर डैश है, ठीक है। उसके बाद बी है, बी को जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सॉरी आयरन सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट में, यहां पर कोई कुछ नहीं दिखाया, और जिंक सल्फेट में भी कुछ नहीं दिखाया, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं यहां पर शो होता है, ठीक है। उसके बाद सी मेटल की बारी आती है, तो सी मेटल को जब आयरन सल्फेट में डालते हैं तो नो रिएक्शन आता है बच्चों, ठीक है। यानी कि जो सी मेटल है अगर आयरन सल्फेट में डालते हैं तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती, कॉपर सल्फेट में डालते हैं तब भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती, जिंक सल्फेट में भी कोई रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है, ठीक है, कैसी करती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो डी है, डी मेटल है, डी मेटल को हमने आयरन सल्फेट में डाला, कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं, जिंक सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर नाइट्रेट में कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है बच्चों। तो इनको इस टेबल को देख के बच्चों 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यहां पर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम बी मेटल को देखते हैं तो बी मेटल क्या करती है, आयरन सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है, और आयरन को बच्चों डिस्प्लेस करना, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो बी है बच्चों वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर बी आयरन को डिस्प्लेस कर देती है तो बी क्या है बच्चों, इस पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू, अगर बी को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पूरे सॉल्यूशन पर चलते हैं ताकि आपको इसके बारे में पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका आंसर। देखो पहले का आंसर मैंने बताया, जो बी है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती है, किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ, और आयरन को वहां से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी को जब हम ऐड करते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो तब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ विच द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, जो पता है आपको जो कॉपर है, कॉपर सॉल्यूशन का हमेशा जो कलर रहता है वो ब्लू रहता है, तो ब्लू कलर बच्चों वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी कि फीका पड़ जाएगा, ठीक है। और रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म ऑन मेटल बी, ठीक है। और मेटल बी पर एक क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो इस लाइन को, रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्मड ऑन मेटल बी, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कब, जब मेटल बी को हम किस में ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और जो यहां पर रेड ब्राउन क्या हो जाएगा बच्चों, ब्राउन कलर हो जाएगा, वो डिपॉजिट होएगा
ऑफ कॉपर विल बी फॉर्मड ऑन मेटल बी, बी पर आ जाएगा कैसा, रेड ब्राउन कलर, ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में जब हमने देखा हमारे पास बी मेटल है, ए है, सी है और डी है। अब ये कहते हैं कि इन चारों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों पॉइंट आता है जब मैंने बताया कि मेटल बी है जो आयरन, इसने क्या किया बच्चों, आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, आयरन को। उसके बाद जो मेटल ए है बच्चों वो लेस रिएक्टिव है, वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सॉल्यूशन से उसको कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देती है, तो ये सेकंड पोजीशन पर आ जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बच्चों, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो उसके हिसाब से आपको पता लगेगा। उसके बाद है जो सी है वो लेस रिएक्टिव है, ये किसको कर देती है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट को, नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को ये डिस्प्लेस कर देती है। और जो डी है बच्चों, वो डी तो आपने देखा है, तो डी है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ना आयरन के साथ, ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, तो वो मतलब कि सबसे लास्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी है बच्चों, बी की, उससे कम किसकी है, ए की, उससे कम किसकी है, सी की, और सबसे कम किसकी है बच्चों, डी की, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये यहां से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो विच गैस इज प्रोड्यूस, सॉरी ये दोबारा से वापिस करते हैं। देखो विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डिल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। जब रिएक्टिव मेटल हम लेते हैं बच्चों आयरन, आयरन में जब HCl को, डिल्यूट HCl को डालते हैं तो क्या बनता है, FeCl2 बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी जब डिल्यूट HCl को ऐड किया जाएगा रिएक्टिव मेटल में, ठीक है, रिएक्टिव मेटल में। देखो यहां पर एक और रिएक्शन है, आयरन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है, तो तब क्या बनता है बच्चों, आयरन सल्फेट बनेगा, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये मेन इसका कारण है, ये जरूर बताना बच्चों, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब जिंक को ऐड करते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, तो तब क्या होगा बच्चों, जिंक क्या करेगा, ये जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये जिंक क्या करेगा, यहां से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और इसकी जगह आ जाएगा, और आयरन हमारा ये अलग रह जाता है, ठीक है। क्योंकि जिंक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आया बच्चों, यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव है देन आयरन से, तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा आयरन को इसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो कलर है बच्चों, कलर कैसा रहेगा इसका, कलर रहेगा पेल ग्रीन, ठीक है बच्चों, पेल ग्रीन, और विच टर्न कलरलेस, यानी कि पहले जो सॉल्यूशन का कलर था जिंक, इसका आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन था लाइट ग्रीन था, उसके बाद जो कलर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास सोडियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो भी हम डॉट दिखाते हैं, डॉट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, डॉट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं जो उसके वैलेंस सेल में होता है, जो उसके वैलेंस सेल में होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में होता है,
आउटर मोस्ट सेल में जो होता है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां जो सोडियम है, सोडियम का जो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर वो क्या है, 11 है। तो इसके सबसे पहले सेल में 2, 8 और लास्ट वाले में 1 है। तो इसकी जो वैलेंसी है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है डॉट के रूप में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसका भी आप दिखाओगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जो उसकी वैलेंसी है उसको दिखाएंगे आप डॉट के रूप में, ठीक है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 6 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 6 है। तो 6 है तो इसको कितनी, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। यहां कितना था 2, 6, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, 2 नेगेटिव बनेगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। तो तब इसके 2, 8 यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये 6 वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनको हमने यहां दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 जितनी वैलेंसी है उतने इलेक्ट्रॉन को दिखाना। ये बच्चों इसका होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया सोडियम का और ये हो गया बच्चों ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बच्चों 2, ऑक्सीजन की होती है 6। तो अभी मैं बता के हटाया, तो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके पास 2, 6 थे, यानी कि 6 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब वो क्या करेगा, मैग्नीशियम से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, कहां से लिए बच्चों, मैग्नीशियम से। तो अब ये क्या बन गया बच्चों, ये O2 नेगेटिव बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। और मैग्नीशियम ने दिए हैं बच्चों, मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दे दिए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस कर दिया है। तो वो क्या बन गया बच्चों, Mg+2+ बन गया, ठीक है, Mg2+ बन गया। समझ में आया बच्चों, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, ऑक्सीजन को, तो ये बन गया Mg2+, ठीक है। और ऑक्सीजन ने बच्चों गेन करे हैं, ऑक्सीजन ने गेन करे हैं, तो ऑक्सीजन बन गया बच्चों O2 नेगेटिव। जब दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO, क्या बनेगा बच्चों, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो 2 हैं उनको क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम को दे देगा, और क्या बन जाएगा, ये Mg2+ बन जाएगा, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं सोडियम ऑक्साइड पर, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का भी देखो ऐसा ही है, ये फार्मूला है सोडियम ऑक्साइड का Na2O, यानी कि 2 सोडियम के हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया, तो इसके बच्चों पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा।
और ये सोडियम क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। यानी कि 2 सोडियम एटम ट्रांसफर देयर 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम, किसको देंगे, ऑक्सीजन एटम को। बाय लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन द 2 सोडियम एटम फॉर्म सोडियम आयन, क्या बनाएंगे, 2Na प्लस सोडियम आयन बनाएंगे, ठीक है। एंड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या बनेगा, O2 माइनस बनेगा, O2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये आयन बनाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों जो सोडियम ऑक्साइड है वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। देखिए जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड बनाया या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसमें किस प्रकार के आयन बने हैं। तो आपने देखा जो सोडियम ऑक्साइड में कैसा बना बच्चों, सोडियम आयन बने हैं, ऑक्साइड आयन बने हैं। मैग्नीशियम में क्या बना, मैग्नीशियम आयन बना है और ऑक्साइड आयन बना है। ये याद रखने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका भी होता है बच्चों, चाहे किसी सॉलिड की बात हो रही है, यहां पर आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा उस फोर्स को तोड़ने के लिए बच्चों ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि लॉट ऑफ एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगेगी, ठीक है। और उससे पता लगेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उससे यह पता चलेगा कि जो कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम बात करें बच्चों NaCl की, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी तो आयनिक कंपाउंड है। क्योंकि एक तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बच्चों लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो इससे इसको क्या कहेंगे हम, उतना ज्यादा, मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका। जितनी ज्यादा एनर्जी अगर उसको देंगे तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इसी करके जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की, लॉट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब पेज नंबर 53 पर हम पहुंच गए हैं। तो यहां पर छोटी छोटी टर्म है, बेसिक टर्म है, मिनरल है और है गैंग है, ठीक है। तो उनको डिफाइन करना है बच्चों। मिनरल क्या होता है, मिनरल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में बच्चों सीधे तौर पर हमें सबसे पहले जो मिलता है, जैसे कोई भी रॉक है, ठीक है, कोई भी पत्थर वगैरह मिलता है, हमें पता लगता है कि इसमें कोई ना कोई मेटल है, तो सबसे पहले जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिनरल। जो नेचुरली फॉर्म में मिलेगा उसको हम बोलेंगे मिनरल, ठीक है। तो जैसे एल्यूम्स मिलता है, पोटासियम सल्फेट मिलता है, सल्फाइड में मिलते हैं बच्चों ज्यादातर ये, ठीक है, सल्फेट में मिलते हैं। तो इनके साथ और भी काफी सारे मेटल जुड़े होते हैं। तो जो स्टार्टिंग में हमें मिलेगा अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म में जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मिनरल।
अब इस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ध्यान से सुनो बच्चों, मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को वहां से निकालना। जब मेटल को वहां से निकाल लेंगे तो तब हमारे पास जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे ओर। मिनरल से जब मेटल निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। जैसे बच्चों बॉक्साइट है, ठीक है, समझ में आया? इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, यानी कि वहां से हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं, ठीक है। ऑल मिनरल आर नॉट कंसिडर्ड एज ओर बट ऑल ओर्स आर आल्सो मिनरल। देखो जितने भी ओर हैं बच्चों वो सभी मिनरल हैं, सारे के सारे क्या हैं, वो मिनरल हैं। पर जो मिनरल है बच्चों वो ओर नहीं है, ठीक है, मिनरल क्या है, वो ओर नहीं है। उसके बाद जब हम ओर निकालते हैं बच्चों, तो ओर से जब हम मेटल को निकालते हैं तो उसके साथ काफी सारे इंप्यूरिटीज होती हैं, अनवांटेड इंप्यूरिटी होती हैं। जैसे उसमें सैंड होता है, रेता होता है, रॉकी मटेरियल होता है, पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार की जो इंप्यूरिटी लगी होती है साथ में ओर के साथ, जब नेचुरल फॉर्म में हमें मिलता है अर्थ से, तो उनको बोलते हैं बच्चों गेंग। क्या बोलते हैं, गेंग। तो गेंग क्या है, पार्टिकल हैं, ठीक है, सैंड के पार्टिकल हो सकते हैं, रॉकी मटेरियल है, यानी कि अनवांटेड। जैसे हमें चाहिए तो क्या चाहिए बच्चों, हमें आयरन, तो आयरन हमें चाहिएगा, तो आयरन के साथ और भी दूसरे मेटल भी मिलेंगे, दूसरे जैसे रेत के कण भी मिलेंगे, रॉकी मटेरियल मिलेगा। तो जो ये अनवांटेड है इंप्योरिटी, इनको हम क्या बोलेंगे, गेंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेंग। तो पहले मिनरल है, फिर उसके बाद और ये गेंग, तीनों टर्म के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में बच्चों गोल्ड हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, या प्लेटिनम फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में मिलते हैं। और इसी करके बच्चों ये काफी कॉस्टली भी होते हैं, महंगे होते हैं। प्लेटिनम देखा होगा, जो साइकिल के रिम हैं उन पर प्लेटिनम की जो लेयर है उसको हम कवर करते हैं उस लेयर से, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का रस्ट ना लगे, ठीक है। अगर प्लेटिनम से ही मान लिया साइकिल का रिम बनाएंगे वो तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए जो रिम है, साइकिल के हैंडल हैं, वो किसके बने होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं, आयरन के होते हैं, पर उन पर प्लेटिनम की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी वो काफी कॉस्टली है, बहुत महंगा है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कई सालों तक ऐसे के ऐसे जैसे थे, मतलब के वैसे ही रखे रहते हैं, ठीक है। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। भाई ऑक्साइड से मेटल को निकालने में किस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो प्रोसेस क्या होगी यहां, रिडक्शन मेथड हम यूज करेंगे टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो क्या होगी, रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड है बच्चों, तो जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ करेंगे बच्चों, कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, और यहां से जो जिंक है उसको हम निकाल लेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होना, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना, ठीक है, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जैसे लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड में फिर हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां से लेड अलग हो जाएगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो इसके बाद बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट जो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उनमें। तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
थैंक यू।